नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसेंसिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, NCERT कक्षा 12 हिंदी के अंतर्गत वितान पुस्तक से आज मैं जूझ पाठ का प्रश्नोत्तर लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जूझ पाठ का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं जूझ का सारांश और जूझ पाठ के प्रश्नोत्तर का एक वीडियो बना चुका हूं। वो वीडियो 13 मिनट के बाद ब्लर हो जाता है, अतः बचे हुए प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ। और आपको पता है कि अब वितान पुस्तक से सिर्फ और सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे में ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आपके प्रश्न आने वाली परीक्षा में कभी गलत ना हो। तो आइए हम शुरू करते हैं। माँ लेखक को कभी कभी कहकर पुकारती है, तो माँ लेखक को कभी कभी आनंदा कहकर पुकारती है। क्या कहकर पुकारती है? आनंदा। एक माँ उसका नाम लेती है और दूसरा कौन नाम लेता है? दूसरा नाम लेते हैं उसके अध्यापक। जब वो पढ़ने में होशियार हो जाता है तो उसके अध्यापक उसको आनंदा नाम से बुलाते हैं। दूसरा प्रश्न है, लेखक के कक्षा में होशियार होने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका थी। लेखक के कक्षा में होशियार होने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसके साथ ही वसंत पाटिल की भूमिका थी। वसंत पाटिल की, यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा कि मास्टर सौंदलगेकर की भूमिका थी या दत्ताजी राव की भूमिका थी या माँ की भूमिका थी, लेकिन सही उत्तर है कि लेखक के कक्षा में होशियार होने के पीछे महत्वपूर्ण भूमिका थी उसके सहपाठी वसंत पाटिल की, जो दुबला पतला उम्र में छोटा लड़का था आनंदा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह मारपीट करना या बुरी तरह मारना। कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा, तो इसका अर्थ होगा बुरी तरह मारना। ठीक है, अगला है, गड्ढे में ढकेलना मुहावरे का अर्थ है। गड्ढे में ढकेलना मुहावरे का अर्थ है पतन की ओर ले जाना या पतन की ओर ढकेलना, पतन की ओर ले जाना, और ले जाना, ये इसका मतलब है गड्ढे में ढकेलना। अगला प्रश्न है कि सारे गांव में कोल्हू सबसे पहले शुरू होता था। तो सारे गांव में कोल्हू सबसे पहले लेखक के परिवार का जो कोल्हू था वो सबसे पहले शुरू होता था। अब इसकी कहानी क्या है? क्योंकि उसके गुड़ पिता का मानना था कि जो गुड़ बाज़ार में सबसे पहले आ जाएगा वो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, दाम अच्छा हो जाएगा। लेखक के परिवार में खेत में जो गुड़ बनाया जाता था वो तीसरी किस्म का था, और जब बाज़ार में सभी किसान अपना गुड़ लेके आ जाते थे तो लेखक का गुड़, लेखक के परिवार का गुड़ उस तरह से नहीं बिकता था। तो इसी ही कारण उसके पिता क्या करते थे, सबसे पहले जो है कोल्हू शुरू कर देते थे और गुड़ उनका बाज़ार में आ जाता था और दाम अच्छे मिलते थे। लेखक की माँ लेखक को कम से कम इस स्तर तक पढ़ाना चाहती थी। वहाँ पे आया है कि लेखक की माँ लेखक को कम से कम 7वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहती थी। ये प्रश्न पूछा जाएगा 7वीं 5वीं इस तरह से। तो लेखक की माँ लेखक को कम से कम 7वीं कक्षा तक पढ़ाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, लेखक इस समय किस कक्षा में पढ़ रहा था? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि लेखक इस समय 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। 5वीं की परीक्षा में बैठा नहीं था, 5वीं में परीक्षा में पास होने के लिए वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था। अगला है कि मन खट्टा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो मन खट्टा होने का मतलब है अचानक निराशा हाथ लगना। अचानक निराशा हाथ लगना, निराशा हाथ लगना, ये है मन खट्टा होने का मतलब, अचानक निराशा हाथ लगना। अगला है, कक्षाध्यापक के रूप में बीच में आए मास्टर का नाम क्या था? तो जो बीच में मास्टर जी आए थे वो क्या पढ़ाते थे? गणित पढ़ाते थे, और कक्षाध्यापक थे उनका नाम था मंत्री मास्टर। और उनकी विशेषता ये थी
कि क्या करते थे, बच्चे की गर्दन पकड़ के पीठ पे घूंसे से मारते थे और वो बहुत तेज़ से लगता था। सारे बच्चे जो है मंत्री मास्टर से डरते थे, उनके आने से अनुशासन बेहतर हो गया था। तो लेखक अध्यापक के रूप में भी, लेखक कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए मास्टर का नाम था मंत्री मास्टर। लेखक की पाठशाला में मराठी मास्टर कौन थे जिन्होंने कविता सिखाई थी? ना वा सौंदलगेकर, सौंदलगेकर ये मास्टर थे। ये जो है लेखक को, इनसे बहुत प्रभावित था लेखक और उसने इन मास्टर जी से ही कविता सीखी। मास्टर जी कविता को बड़े अच्छे भाव के साथ गाते थे, एक्शन करते थे, जो है दृश्य समझाते थे और वो लेखक को बहुत अच्छा लगता था। लेखक बहुत ध्यान से जो है सीखता था। तो ये मराठी मास्टर थे, मराठी भाषा के। लेखक ने उन्हीं से कविता लिखना सीखा। तो लेखक की पाठशाला में मराठी मास्टर थे ना वा सौंदलगेकर। केशव कर्णी जाति क्या है? ये एक छंद था। केशव कर्णी जाति क्या है? ये छंद है। लेकिन जो कविता जो है लेखक को याद थी, जिसका वो बहुत अच्छे से अभिनय करता था, जिसका मास्टर जी दूसरे बच्चों के सामने प्रदर्शन करवाते थे, समारोह में जिसको जो है उसका प्रदर्शन करवाया था, वो कविता किस छंद में थी? वो कविता केशव कर्णी जाति छंद में थी। तो ये पूछा गया है कि केशव कर्णी जाति क्या है? ये एक छंद का नाम है। जैसे सोरठा छंद है, दोहा छंद है, उसी तरह मराठी भाषा में ये छंद है केशव कर्णी जाति। कागज पेंसिल के अभाव में लेखक लेखन करता था। कागज पेंसिल के अभाव में लेखक लेखन कहाँ करता था? भैंस की पीठ पर करता था। कहाँ करता था? भैंस की पीठ पर करता था। और कहाँ करता था? पत्थरों पर करता था। भैंस की पीठ पर करता था और पत्थरों पर करता था। ठीक है। तो कागज़ पेंसिल के अभाव में लेखक जो है भैंस की पीठ में लकड़ी के छोटे टुकड़े से करता था और पत्थरों पर वो जो है मिट्टी से लिखता था और जब याद हो जाता तो वो मिटा देता था उस कविता को। जब कविता याद हो जाती थी तो मिटा देता था। तो ये आपको कैसा लगा? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।